नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ये एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चाहे जॉब वाले एग्जाम्स हो जैसे बैंक पीओ, यूपीएससी, एसएससी, डिफरेंट स्टेट के पीएससी या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसमें जो मैथ वाला पोर्शन होता है उसमें यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, चाहे लॉ के एंट्रेंस एग्जाम्स हों या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स हों, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम्स हों, वहाँ पर भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हम लोग इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जिसको बिल्कुल भी एचसीएफ एलसीएम नहीं आता वो भी ये वीडियो देखेगा तो अंत तक एकदम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और एग्जाम्स में समय को बचाते हुए, टाइम को बचाते हुए हम लोग कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से इसको पढ़ाऊंगा। तो जिन लोगों को ये सोच रहे हैं कि मैं शॉर्ट में इसको पढ़ाने वाला हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं इसको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से पढ़ाऊंगा। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे। फिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है एचसीएफ और एलसीएम, होल नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम, पावर्स या इंडिसेज यानी जो घातांक के रूप में नंबर्स लिखे रहते हैं उनका एचसीएफ एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फ्रैक्शंस का एचसीएफ एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेसिमल्स का एचसीएफ एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारा हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या इसका एक और नाम होता है जीसीडी। एचसीएफ का एक और नाम है जीसीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, हिंदी में इसको म से बोलते हैं। हिंदी में संक्षिप्त इसका नाम है म से और इसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको ल से बोलते हैं। ल से का अर्थ होता है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। दोस्तों हम लोग ये टॉपिक बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर से हम आपको बता दें, यहाँ पर हम लोग कोई ट्रिक नहीं आजमाएंगे, कोई ट्रिक नहीं आजमाएंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स में आप जितना ही ट्रिक सीखते हैं, जितने ही ट्रिक सीखते हैं उतना ही आप कंफ्यूज होते जाते हैं। इसीलिए आप किसी भी टॉपिक को उसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पकड़िए और बेसिक कॉन्सेप्ट से समझिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और आप जब दोबारा पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, तब भी आपके लिए आसान होगा। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा और गलती होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे, गलती होने की चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। दोस्तों इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिक से देखेंगे एचसीएफ एलसीएम को, और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को देखेंगे। कंपटीशन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड आते हैं कंपटीशन में, ये हम लोग देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ऐसा कोई टाइप नहीं बचेगा जिस टाइप के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आए हों और हम यहाँ पर आपको पढ़ाएं नहीं। तो इसलिए आप इस वीडियो को धैर्य बनाकर अंत तक देखिए। आप बिल्कुल एचसीएफ एलसीएम एकदम डिटेल में जान जाएंगे और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर हम लोग होल नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो पावर फॉर्म में या फिर घातांकों के क्रम में लिखी रहती हैं संख्याएं, उनका भी एचसीएफ एलसीएम देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। भिन्नों या फ्रैक्शंस का एचसीएफ एलसीएम हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, और डेसिमल्स या दशमलव का एचसीएफ एलसीएम देखेंगे कि इनका एचसीएफ एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं एचसीएफ से, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है दोस्तों? एचसीएफ समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके नाम पर कंसंट्रेट करेंगे। इसके नाम में हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में जो इसका एचसीएफ नाम है ये 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। 3 शब्दों से मिलकर बने हुआ कौन कौन से शब्द हैं? एक है हाईएस्ट, दूसरा है कॉमन और तीसरा है फैक्टर। यानी कि अगर इसको जानना है तो हम लोगों को फैक्टर के बारे में समझना पड़ेगा, फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन के बारे में समझना पड़ेगा, कॉमन वर्ड का अर्थ क्या होता है, और हाईएस्ट वर्ड का अर्थ हम लोग देखेंगे। अगर इन 3 शब्दों का अर्थ आप क्लियरली समझ जाएं तो हम लोग एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ जाएंगे कि एचसीएफ क्या होता है। इसी तरह हिंदी में इसका नाम आप लोग देखेंगे तो हिंदी में लिखा हुआ महत्तम और समापवर्तक, 2 शब्द हैं। ये समापवर्तक का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो यहाँ से 2 शब्द निकलेंगे, सम प्लस अपवर्तक। सम प्लस अपवर्तक। तो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 3 शब्द हैं। कौन कौन से? महत्तम, सम और अपवर्तक। अब हम लोग देखते हैं
अपवर्तक। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में जो इसका नाम है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, हाईएस्ट का अर्थ होता है सबसे बड़ा। हाईएस्ट का अर्थ क्या होता है? सबसे बड़ा। ये हम लोग जानते ही हैं, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट। ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट सबसे बड़ा होता है। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो सब जगह हो। कॉमन मतलब जो, जैसे हम लोग कहते हैं कॉमन मैन। कॉमन मैन मतलब ऐसे आदमी जो हर जगह इजीली अवेलेबल हो, उनको हम लोग कॉमन मैन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कॉमन का मतलब जो सब जगह हो, या हिंदी में एक शब्द इसके लिए आता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। और फैक्टर शब्द का अर्थ होता है गुणनखंड। फैक्टर शब्द का अर्थ होता है गुणनखंड। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है गुणनखंड। लेकिन हम लोग अभी फैक्टर देखेंगे कि फैक्टर होते क्या है। एक्चुअली मैथ में फैक्टर किसे किया जाता है, मैथमेटिक्स में फैक्टर किसे कहा जाता है। और यहाँ पर आप महत्तम, हिंदी में जो महत्तम शब्द है इसका भी अर्थ होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और सम, सम का मतलब होता है समान, बराबर, या जो हर जगह हो, समान रूप से जो हर जगह अवेलेबल हो। तो यहाँ पर इसका भी अर्थ हम लोग उभयनिष्ठ से लेकर के चलेंगे। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ यानी जो सब जगह अवेलेबल हो। और अपवर्तक, अपवर्तक की हिंदी होती है भाजक। भाजक का मतलब होता है भाग देने वाला। भाजक का अर्थ होता है भाग देने वाला। जैसे हम लोग बचपन में भाग देते थे, तो यहाँ एक संख्या होती थी, यहाँ एक संख्या होती थी, एक संख्या यहाँ आती थी और एक संख्या यहाँ बचती थी। ये तो रिमाइंडर या शेषफल होता है, ये कोसेंट या भागफल होता था, और ये डिविडेंड या भाज्य होता था। ये जो होता है ये डिवीजर या भाजक होता है। तो यहाँ पे इसी भाजक की बात की जा रही है, यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक। अब दोस्तों देखते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं, या यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी में आ रहा है भाजक। भाजक क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी नंबर के फैक्टर जो होते हैं, किसी भी दी गई संख्या के फैक्टर होते हैं वो नंबर जो दी गई संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। यानी ऐसे नंबर्स जो दी गई नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, वो दिए गए नंबर का फैक्टर होते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप समझिए, जैसे 6 है। अब 6 1 से डिवाइड हो सकता है। 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। डिवाइड होने का मतलब, कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर 0 बचे। यानी 6 को 1 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 होगा। 6 को अगर 2 से भी डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 होगा। 6 को अगर 3 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 होगा। और 6 को अगर 6 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 होगा। यानी ये चारों ही नंबर 6 के फैक्टर हैं। यानी ऐसे नंबर जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकें, रिमाइंडर 0 बचे, उन नंबर्स को दिए गए नंबर का फैक्टर कहते हैं। तो अब आप फैक्टर समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो अब आप 15 के फैक्टर्स बता सकते हैं कि 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। देखिए 15 1 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 15 5 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 15 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी इसके ये 4 फैक्टर होंगे। अब देखिए 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 2 जो है वो 15 का एक फैक्टर नहीं होगा। या जैसे 6 है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 6 का फैक्टर 4 नहीं होगा। यानी ऐसे नंबर्स जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकें, उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर। उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर। और इन्हीं को भाजक, यहाँ पर जो हिंदी में भाजक या अपवर्तक शब्द यूज किया गया है वो इन्हीं के लिए यूज किया गया है। तो अब दूसरा शब्द आता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी जो सब में हो, जो हर जगह हो, यानी जो सब में हो, जो सब में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ कहते हैं। और सबसे बड़ा यानी जो सबसे बड़ा हो। अब हम लोग तीनों शब्दों का अर्थ समझ गए हैं, तो HCF का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जैसे ढेर सारी नंबर्स दी गई हैं, मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दी हुई हैं, 12 18 24 36 इस तरह करके नंबर दी गई हैं। तो इन नंबर्स में हम लोगों को अगर HCF निकालना है इनका, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा और कॉमन यानी सब में हो, और फैक्टर यानी इन चारों नंबर का ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और जो चारों में अवेलेबल हो। यानी इन चारों नंबर का फैक्टर क्या होगा? जैसे ये 12 18 24 और 36 है, तो इनका HCF क्या होगा? यानी वो फैक्टर चारों में अवेलेबल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, चारों का फैक्टर होना चाहिए। यानी उस नंबर से चारों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचे। और दूसरा वो सबसे बड़ा होना चाहिए, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग 12 के फैक्टर्स देखें, तो 12 के फैक्टर्स होंगे 1 2
3, 4, 6 और 12। देखिए इतने फैक्टर्स हो गए 12 के, क्योंकि 12 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। इसी तरह अगर हम लोग 18 देखें, देखिए 18 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है। तो इसके इतने फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 6 और 18। 24 देखिए, 24 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, ये 8 से भी डिविजिबल है, ये 12 से भी डिविजिबल है और ये 24 से भी डिविजिबल है। तो इसके 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 इतने फैक्टर्स हो गए 24 के। अब हम लोग देखते हैं, देखिए 36 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। देखिए 36 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है और 36 से डिविजिबल है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि 12 के ये सारे फैक्टर्स हैं, 18 के ये सारे फैक्टर्स हैं, 24 के ये सारे फैक्टर्स हैं और 36 के ये सारे फैक्टर्स हैं। अब हम लोग अगर इसमें देखें दोस्तों कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, यानी ऐसे फैक्टर जो चारों में अवेलेबल हो, ऐसे गुणनखंड, ऐसे अपवर्तक जो चारों में अवेलेबल हो। अब देखिए 1 चारों में अवेलेबल है, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो एक तो कॉमन फैक्टर हो गया 1। अब देखिए दूसरा कॉमन फैक्टर कैसे कौन सा है, देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी, यानी चारों में 2 अवेलेबल है, चारों की लिस्ट में 2 अवेलेबल है, यानी 2 भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। 1 और 2 दोनों कॉमन फैक्टर हो गए। अब हम लोग देखते हैं 3 यहाँ पर अवेलेबल है, देखिए 3 यहाँ भी अवेलेबल है, 3 यहाँ भी अवेलेबल है और 3 यहाँ भी अवेलेबल है, यानी 3 भी चारों में अवेलेबल है। तो 3 भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो कॉमन फैक्टर्स की अगर लिस्ट बनाए तो 3 भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। अब देखते हैं 4, देखिए 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है और 4 इसमें है, इसमें भी है, यानी 4 इन तीनों में है, 12 में भी है, 36 में भी है, 24 में भी है, बट 18 का कोई फैक्टर 4 नहीं होता है, या 4 18 का फैक्टर नहीं होता है, तो कॉमन फैक्टर्स की लिस्ट में 4 नहीं होगा, 4 एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब देखते हैं 6 यहाँ अवेलेबल है 12 में, 6 18 में भी अवेलेबल है, 6 24 में भी अवेलेबल है और 6 36 में भी अवेलेबल है, यानी 6 भी चारों नंबर्स के फैक्टर्स की लिस्ट में अवेलेबल है, तो 6 भी एक कॉमन फैक्टर होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद 12, देखिए 12 यहाँ है, बस इस नंबर की लिस्ट में नहीं है, 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर भी है, यानी 12 के फैक्टर्स में है, 24 के फैक्टर्स में है, 36 के फैक्टर्स में है, बट 18 के फैक्टर्स में नहीं है, तो 12 भी एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब देखते हैं 18 इसकी लिस्ट में नहीं है, 12 की लिस्ट में नहीं है, तो 18 भी एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए 8 न तो 12 के फैक्टर्स की लिस्ट में है, न तो 18 के फैक्टर्स की लिस्ट में है, ये 24 के फैक्टर्स की लिस्ट में केवल है, 36 के फैक्टर्स की लिस्ट में भी नहीं है, तो 8 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हम पहले ही देख चुके हैं 12 कॉमन फैक्टर नहीं है। अब 24 न 12 के फैक्टर्स की लिस्ट में, न 18 के फैक्टर्स की लिस्ट में, तो ये भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 9 भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये केवल 36 के फैक्टर्स की लिस्ट में है। 12 हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि 12 और 18 कॉमन फैक्टर्स नहीं है, और 36 भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये केवल 36 के फैक्टर्स की लिस्ट में। तो दोस्तों हमने देखा कि 12, 18, 24 और 36 के जो फैक्टर्स हैं उनमें चारों में ये चारों फैक्टर्स कॉमन है, 1, 2, 3 और 6। तो अगर हम लोगों से ये पूछा जाता कि इन चारों नंबर के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो ये चारों ही आंसर होते हैं, 1, 2, 3 और 6। लेकिन अब इसका नाम क्या है दोस्तों, नाम ध्यान दीजिए आप, इसका नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। तो ये चारों ही कॉमन है, लेकिन इन चारों में हाईएस्ट कौन सा है, 6। इन चारों में हाईएस्ट कौन सा है, 6। तो 6 हो जाएगा एचसीएफ। 6 किसका एचसीएफ हो जाएगा, इन चारों नंबर्स का, 12 का, 18 का, 24 का और 36 का। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6 से बड़ी कोई नंबर नहीं होगी जो इन चारों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। 6 से बड़ी ऐसी कोई नंबर नहीं होगी जो इन चारों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सके।
6 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, 24 को भी डिवाइड कर देगा और 36 को भी डिवाइड कर देगा। लेकिन जैसे 6 के बाद एक नंबर आता है 8, 8 इसको भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, 18 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, 24 को डिवाइड कर लेगा लेकिन 36 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे 12 देखिए 12 को डिवाइड कर देगा बट 18 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 24 को डिवाइड कर लेगा, 36 को भी डिवाइड कर लेगा। अब 12 को 36 को 24 को तो डिवाइड कर लेगा बट 18 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये HCF नहीं हो सकता, 12 HCF नहीं हो सकता। तो अब दोस्तों आप HCF का बिल्कुल समझ गए होंगे कि HCF क्या होता है। HCF का मतलब बड़ी से बड़ी वह नंबर, बड़ी से बड़ी वह नंबर जो दिए गए सारे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, बड़ी से बड़ी वह नंबर जो दिए गए सारे नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, ऐसी नंबर को हम लोग बोलते हैं HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में महत्तम समापवर्तक, या संक्षिप्त में उसको MS बोला जाता है। तो ये रहा महत्तम समापवर्तक या HCF का बेसिक कॉन्सेप्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? पहला तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। देखिए भाग विधि से हम लोग कर सकते हैं डिवीजन मेथड से, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दिए गए नंबर्स का HCF कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लीजिए 3 नंबर्स दी गई हैं, 3 नंबर्स कौन कौन सी हैं? 84, 126 और 140, 3 नंबर्स हैं। अब इन तीनों नंबर्स का HCF कैलकुलेट करना है हमको, इन तीनों नंबर का HCF कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इसको दोनों मेथड से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, HCF कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि इन्हीं तीनों नंबर्स का HCF डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों अभी हम लोगों ने फैक्टर के बारे में पढ़ा। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकें। जैसे 6 के फैक्टर्स हम लोगों ने देखा 1, 2, 3 और 6, ये चारों ही 6 के फैक्टर होते हैं। तो दोस्तों अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? उन फैक्टर्स की लिस्ट में जो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, उनका और कोई तीसरा फैक्टर ना हो, केवल 2 ही फैक्टर पॉसिबल हो, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। यानी ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम हो उनको हम लोग प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो दिए गए नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना, दिए गए नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 6 को हम लोग लिखें 2 × 3, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 6 के जो फैक्टर्स थे 1, 2, 3 और 6, इसमें 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, 2 ही प्राइम नंबर हैं 2 और 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3। इसी तरह 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 × 5। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है? जैसे यहीं पे 3 नंबर्स दी गई हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम लोग HCF कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले इन तीनों नंबर्स का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखते हैं 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें हम लोग। जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, जैसे 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो इसको ऐसे लिख लिया हम लोग और इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होती है, तो इसीलिए हमने 2 से स्टार्ट किया। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 42, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। उसके बाद 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्वोशेंट आएगा 21। अब देखिए ये 21 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि अब आगे हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो 3 7 जा 21। अब देखिए नेक्स्ट प्राइम नंबर तो है 5, बट 7 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो इधर नंबर्स की लिस्ट आई है ये सारी की सारी प्राइम नंबर्स हैं 2 2 3 और 7, यानी कि 84 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 7। यही हो गया 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 84 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये हो गया 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से हम लोग 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ लिखा 126, फिर इसको डिवाइड करना शुरू किया। अब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यहाँ 63 आ गया। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 21 आ गया। ये 3 से डिविजिबल है तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, और इसके बाद इसको 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ गया 1। अब देखिए 126 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये हो गया 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 126 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये हो गया 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब थर्ड नंबर है 140। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे 140 लिखेंगे। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 35। अब ये 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से भी डिविजिबल नहीं है ये, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35। अब ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। दोस्तों ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग तब तक करते जाते हैं जब तक यहाँ लास्ट में 1 नहीं आ जाता। जब 1 यहाँ आ जाता है तो हम लोग जो इधर लेफ्ट साइड में नंबर्स आएंगे इनका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे, तो वही दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। जैसे अब 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले चरण में, पहले स्टेप में जितनी दी गई नंबर्स हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि दी गई नंबर्स के जो फैक्टर्स की लिस्ट आई है, प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट आई है, उन प्राइम फैक्टर्स में सारे नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उन दिए गए फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से। देखिए यहाँ जो फैक्टर्स आए हैं, फैक्टर्स की लिस्ट आई है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 2 है एक फैक्टर, 2 एक प्राइम फैक्टर है, 3 एक प्राइम फैक्टर है, 7 भी एक प्राइम फैक्टर है और 5 भी लिस्ट में आया, यानी 2 3 5 और 7 ये 4 प्राइम फैक्टर्स इन तीनों नंबर्स की लिस्ट में आए हैं। तो देखिए 2 यहाँ भी अवेलेबल है, 2 यहाँ भी अवेलेबल है और 2 यहाँ भी, यानी तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट में 2 अवेलेबल है। तो एक तो कॉमन फैक्टर हो गया 2। उसके बाद देखिए ये दूसरा वाला 2 यहाँ अवेलेबल है, लेकिन इसमें एक ही 2 है, यानी दूसरा वाला 2 कॉमन नहीं हो सकता। यहाँ भी दूसरा 2 अवेलेबल है, अगर इसमें भी एक 2 और होता तो हम लोग कहते हैं 1 और 2 कॉमन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 126 की लिस्ट में एक ही 2 है तो हम लोग एक ही बार लेंगे इसको। उसके बाद देखते हैं 3 देखिए ये इसकी लिस्ट में भी है, 184 की लिस्ट में, 126 की लिस्ट में भी 3 है और 140 की लिस्ट में 3 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, यानी 3 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों 5, देखिए 5 केवल और केवल 140 के फैक्टर्स की लिस्ट में है, न तो 84 के फैक्टर्स की लिस्ट में, न तो 126 के फैक्टर्स की लिस्ट में है, तो 5 भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब 7 देखिए 7 यहाँ भी अवेलेबल है, 7 126 में भी अवेलेबल है और 7 140 में भी अवेलेबल है, यानी 7 भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो हम लोग दोस्तों सारे कॉमन फैक्टर्स लिख करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 7, रिजल्ट आ जाएगा 14, यानी 14 इन तीनों नंबर का एचसीएफ हो गया। इसका इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या हो गया 14, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ हो गया 14। देखिए कैलकुलेट कैसे किया हमने, आप स्टेप वाइज देखिए और बिल्कुल शांति से देखिए, इजीली देखिए, आप बिल्कुल मेंटल लोड न लीजिए, आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको देखिए। हमने सबसे पहले क्या किया, जो दी गई नंबर्स थी उन सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और बताया आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। उनका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिख लिया हमने। उसके बाद सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट में हमने देखा कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो गए उनको एक जगह लिख लिया और उन सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, उन सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। उस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आया वही दिए गए नंबर्स का एचसीएफ होगा, वही दिए गए नंबर्स का एचसीएफ होगा।
यानी कि एचसीएफ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यही होता है एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ 14 होने का मतलब या 14 एचसीएफ होने का क्या मतलब है कि 14 से बड़ी ऐसी कोई नंबर नहीं होगी जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। देखिए 14 तीनों को डिवाइड कर देगा। 14 6 जा 84 होता है, रिमाइंडर 0 आएगा। 14 9 जा 26 होता है, रिमाइंडर 0 आएगा। और 14 10 जा 140 होता है, रिमाइंडर 0। यानी 14 के टेबल में ये तीनों ही अवेलेबल हैं, तो इसीलिए 14 एक कॉमन फैक्टर हो गया। अब जैसे इससे बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, इसीलिए इसका एचसीएफ हो गया 14। अब आगे हम लोग देखेंगे इन्हीं तीनों नंबर्स का एचसीएफ अगर डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करना हो तो कैसे हम लोग डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों देखिए, जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन तीनों नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट किया तो आंसर आया 14, इसको हम लोग याद रखेंगे। और जब डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तब भी आंसर आएगा 14, यानी मेथड हम लोग कोई भी अपनाएं आंसर सेम आना चाहिए। डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ पहले कैलकुलेट करते हैं। जो दी गई नंबर्स हैं, चाहे जितनी नंबर्स हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, उनमें से कोई भी दो नंबर ले लेंगे और उनका एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग 84 और 126 इन दोनों का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, जो छोटी नंबर होती है उसको डिवीजर बना लेते हैं। जो छोटी नंबर होती है उसको डिवीजर बना लेते हैं और जो बड़ी नंबर होती है उसको डिविडेंड बना लेते हैं। यानी जो बड़ी नंबर होगी उसको भाज्य बना लेंगे और जो छोटी नंबर होगी उसको भाजक बना लेंगे। 126 क्या हो जाएगा, भाज्य या डिविडेंड, और 84 क्या हो जाएगा, डिवीजर। 84 हो जाएगा डिवीजर, और इस डिवीजन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 84 से 126 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा यहाँ पे, 84 1 जा 84, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2 और 4, यानी 42 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 42 बच गया, तो इस रिमाइंडर को हम लोग डिवीजर बना लेंगे। रिमाइंडर को क्या बना लेंगे, डिवीजर। और डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिविडेंड जो यहाँ पे डिवीजर था यही क्या हो जाएगा, नया डिविडेंड हो जाएगा, नया डिविडेंड हो जाएगा। देखिए समझिए आप, पहले दो नंबर का एचसीएफ अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो जो बड़ी नंबर होगी उसको डिविडेंड बना लेंगे, जो छोटी नंबर होगी उसको डिवीजर बना लेंगे, और इस डिवीजर से इस डिविडेंड को डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा वो अगला डिवीजर हो जाएगा, और जो यहाँ पे डिवीजर था वही क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। अब देखिए 42 से 84 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 42 2 जा 84 होता है, और रिमाइंडर बचेगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उस स्टेप में जो डिवीजर है यही एचसीएफ होगा, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का जो डिवीजर होगा वही क्या होगा, एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और ये प्रोसेस दोस्तों हम लोग तब तक करते जाते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। मान लीजिए यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं होता, कोई और नंबर होती तो वो नंबर डिवीजर हो जाती है और ये 42 क्या हो जाता है, डिविडेंड हो जाता है। फिर से डिवीजन को हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हर आने वाला रिमाइंडर डिवीजर होता है और पिछला डिवीजर क्या हो जाता है, डिविडेंड हो जाता है। ये प्रोसेस हम लोग तब तक करते जाते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए या रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेप का डिवीजर ही एचसीएफ होगा। यानी 84 और 126 इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 42। इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो गया 42। लेकिन दोस्तों दो नंबर का एचसीएफ तो हमको कैलकुलेट नहीं करना था, हमको 3 नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करना था। 140 भी है, तो जो इन दोनों का एचसीएफ आया है उसका, और ये जो तीसरी नंबर है इसका, इन दोनों का अब एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे इसी मेथड से इन दोनों नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, और जो आंसर आएगा वही तीनों नंबर का एचसीएफ होगा, अब 42 और 140 का अगर एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो इनमें बड़ा 140 है, छोटा 42 है, तो 42 हो गया डिवीजर और 140 हो गया डिविडेंड। अब इस डिवीजन को हम लोग परफॉर्म करें। देखिए 42 3 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, 42 3 जा 126, रिमाइंडर बचेगा 14,
अब ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अभी आपको हमने बताया था रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिवीजर, और ये जो डिवीजर था ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड। यहाँ पे ये हो गया डिविडेंड। अब इस डिवीजन को परफॉर्म करें, इस डिवीजन को कैलकुलेट करें, तो 14 3 जा 42 और रिमाइंडर बचेगा 0। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया उस स्टेप का डिवीजर ही क्या होगा, HCF, यानी ये होगा HCF। अब देखिए जब 84 और 126 का HCF कैलकुलेट किए तो आया था 42, और इस 42 और 140 का HCF जब कैलकुलेट किए तो आंसर आया 14, यानी यही 14 इन तीनों का HCF होगा, यही 14 इन तीनों का HCF होगा। यानी जब डिवीजन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तब भी आंसर आ रहा है 14। अब डिवीजन मेथड के स्टेप को एक बार और हम लोग समझ लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितनी भी नंबर्स दी गई हैं इनमें से किन्हीं भी दो नंबर्स को ले लेंगे और उन दोनों नंबर्स का HCF पहले कैलकुलेट करेंगे। उन दोनों नंबर्स के HCF जब कैलकुलेट करेंगे तो जो बड़ी नंबर होगी उसको डिविडेंड बना लेंगे और छोटी नंबर को डिवीजर बना लेंगे, और जब उस डिवीजन को परफॉर्म करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो अगला डिवीजर हो जाएगा और जो पिछला डिवीजर था वो डिविडेंड हो जाएगा। ये प्रोसेस हम लोग तब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का डिवीजर ही दिए गए नंबर्स का HCF होगा, दिए गए दोनों नंबर का HCF होगा। अब उन दोनों नंबर का जो HCF आया है उसका और फिर तीसरे नंबर का मिला करके HCF कैलकुलेट करेंगे इसी मेथड से। उसमें भी जो बड़ा नंबर होगा वो डिविडेंड हो जाएगा, जो छोटा नंबर होगा वो डिवीजर हो जाएगा, और इसी मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा वही उनका HCF हो जाएगा। अब देखिए अगर ये 4 नंबर्स होती तो अभी 14 को लेकर के और उस चौथे नंबर को लेकर के हम लोग ये HCF कैलकुलेट करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है अगर 5 नंबर होती तो उस रिजल्ट यानी उस HCF का 5वें नंबर के साथ HCF कैलकुलेट करते। तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन मेथड से HCF कैलकुलेट करते जाते हैं, और सारे नंबर्स का जब कंप्लीट हो जाता है तो जो फाइनल HCF आता है वही सारे नंबर का HCF होता है। दोस्तों HCF का कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन समझने के बाद आइए अब हम लोग देखते हैं LCM कैसे कैलकुलेट किया जाता है और LCM का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे LCM का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, या लघुत्तम समापवर्त या LCM क्या होते हैं। दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी 3 वर्ड से बना हुआ है, जैसे HCF भी 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, ये भी 3 शब्दों का समुच्चय है, 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। क्या है, एक वर्ड है लीस्ट, दूसरा वर्ड है कॉमन और तीसरा वर्ड है मल्टीपल। यानी कि इसका अर्थ समझने के लिए इन तीनों शब्दों का अर्थ हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है। ऐसे जो हिंदी वाला नाम है, ऐसे ही दोस्तों जो हिंदी वाला नाम है इसमें भी हम लोग देख रहे हैं 2 शब्द हैं, लघुत्तम और समापवर्त। ये जो समापवर्त है इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद कर दें तो ये हो जाएगा सम प्लस अपवर्त, सम प्लस अपवर्त। यानी कि इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये भी 3 शब्दों का समुच्चय है या 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अब देखिए लीस्ट का क्या मतलब होता है, न्यूनतम या कम से कम, छोटे से छोटा, सबसे छोटा, न्यूनतम या सबसे छोटा, सबसे छोटा। देखिए इंग्लिश में इसके लिए वर्ड आता है स्मॉलेस्ट, भी इसके लिए वर्ड आता है। क्या होता है, लिस्ट के लिए एक वर्ड आता है स्मॉलेस्ट, यानी जो सबसे छोटा हो। अब क्या चीज़ सबसे छोटा हो, दूसरा वर्ड है कॉमन। कॉमन हम लोग HCF में भी कॉमन वर्ड आया था, कॉमन का हिंदी हम लोगों ने देखा था उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ या जो हर जगह अवेलेबल हो, जो सब में हो, जो सब में हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन या उभयनिष्ठ बोलते हैं। यहाँ पे तीसरा वर्ड है मल्टीपल, मल्टीपल या हिंदी में गुणक बोलते हैं, हिंदी में गुणक बोलते हैं। अब ये गुणक शब्द भी कठिन है, न समझ में आएगा मल्टीपल क्या होता है, न ये समझ में आएगा गुणक क्या होता है। तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग देखा जाएगा कि मैथ में मल्टीपल्स क्या होते हैं, मैथ में मल्टीपल्स क्या होते हैं या गुणक क्या होते हैं। अब यहाँ हिंदी का नाम देखिए लघुत्तम, लघुत्तम का अर्थ भी होता है सबसे छोटा, लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा। और सम, सम माने समान या बराबर रूप से जो हर जगह अवेलेबल हो। यहाँ पर इसका अर्थ जो होगा उभयनिष्ठ ही होगा,
यहाँ पर क्या होगा अर्थ उभयनिष्ठ, यानी जो अर्थ यहाँ पे कॉमन का है वही अर्थ यहाँ पर सम का होगा। और अपवर्त, अपवर्त माने जिसको भाग दिया जा सके, जिसको भाग दिया जा सके, या एक वर्ड आता है भाज्य, एक वर्ड क्या आ जाता है भाज्य। जब हम लोग भाग करते हैं तो भाग में एक नंबर यहाँ होती है, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ और एक नंबर यहाँ बचती है। ये रिमाइंडर या शेषफल, ये कोसेंट या भागफल, ये डिवीजर या भाजक, और ये क्या होता है भाज्य या डिविडेंड। तो यहाँ पर इसी भाज्य की बात की जा रही है, यहाँ पर इसी भाज्य की बात की जा रही है। तो दोस्तों इन शब्दों का अर्थ जानने के बाद अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो मल्टीपल वर्ड यूज किया गया है या अपवर्त या भाज्य वर्ड यूज किया गया, ये किसके लिए यूज किया गया, इसका मतलब क्या होता है। देखिए किसी भी दी गई नंबर के मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सके, जो दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सके। जैसे अगर हम लोग कहें 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 5 के मल्टीपल्स देखिए 5 होगा, 10 भी इसका मल्टीपल होगा, 15 भी मल्टीपल होगा, 20 भी मल्टीपल होगा। यानी वो सारे नंबर्स 5 के मल्टीपल्स होंगे जो 5 से डिवाइड हो सकें, जो 5 से डिवाइड हो सकें। देखिए फैक्टर में क्या था, उल्टा था, ऐसे नंबर्स जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर सकें, ऐसे नंबर्स जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर सकें उनको हम लोग फैक्टर्स बोलते थे। और ऐसे नंबर्स जिनको दी गई नंबर डिवाइड कर सके, ऐसे नंबर्स जिनको दी गई नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर सके, वो नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। दोनों में यही अंतर है। अब जैसे 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 12, 18, 6 भी इसका एक मल्टीपल होगा, 6, 12, 18, 24, ये सारे 6 के मल्टीपल होंगे। और 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 6 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3 और 6। देखिए ये सारे फैक्टर्स हैं और ये सारे क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। तो अब आप अंतर समझ सकते हैं मल्टीपल और फैक्टर्स का। मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकें, और फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकें। फैक्टर्स का हिंदी होता है गुणनखंड और मल्टीपल्स का अर्थ हिंदी होता है गुणक। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने मल्टीपल्स जाना कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब इसे अगर आप मल्टीपल्स समझ गए हैं तो आप आसानी से हमको बताइए 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे। 7 के मल्टीपल्स होंगे 7, 14, 21, 28, ऐसे ये कंटिन्यू होगा। दोस्तों इनका कोई एंड नहीं होता है, किसी भी नंबर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं, किसी भी नंबर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 5 के आगे इधर 25 होगा, 30, 35, 40, 45, 50, इसी तरीके से ये कंटिन्यू होगा। तो ये होते हैं मल्टीपल्स। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को देखना लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग मल्टीपल्स जान गए, मल्टीपल क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉमन। कॉमन वर्ड मतलब जो सब जगह अवेलेबल हो, यानी ऐसे मल्टीपल्स जो सारे नंबर्स की लिस्ट में अवेलेबल हो, ऐसे नंबर, ऐसे मल्टीपल्स जो सारे नंबर्स की लिस्ट में अवेलेबल हो, और वो भी कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा हो, वो कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा नंबर हो, वो कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा नंबर हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे है 12 और 18, 12 और 18 दो नंबर्स हैं। अब 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, इसी तरीके से ये कंटिन्यू होंगे। अब देखिए 18 के मल्टीपल्स होंगे 18, 36, 54, 72 और ये कंटिन्यू होंगे आगे। अब देखिए देखा जाए कौन कौन से मल्टीपल्स दोनों की लिस्ट में है, कौन कौन से मल्टीपल्स दोनों की लिस्ट में अवेलेबल है। तो देखिए 12 यहाँ है बट इसमें नहीं है, तो 12 एक कॉमन मल्टीपल नहीं है। 24 12 की लिस्ट में है बट 18 की लिस्ट में नहीं है, तो ये भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। 36 दोनों लिस्ट में है, 12 की लिस्ट में भी है और 18 की लिस्ट में भी है, तो ये एक कॉमन मल्टीपल हो गया। और इसी तरीके से देखिए 72 भी दोनों की लिस्ट में है, तो 72 भी एक कॉमन मल्टीपल हो गया। आगे हम लोग चलेंगे तो 108 भी दोनों की लिस्ट में होगा, तो 108 भी एक कॉमन मल्टीपल होगा। यानी अगर इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स की लिस्ट बनाएं तो होगा 36, 72 और 108, ऐसे ही ये कंटिन्यू होता जाएगा। अब दोस्तों ये तो हो गई कॉमन मल्टीपल्स की लिस्ट, लेकिन इनमें भी हमको क्या देखना है, लिस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल।
तो इन सब में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 36, यानी 12 और 18 का एलसीएम हो गया 36। अगर 2 से ज़्यादा नंबर्स रहती तब भी इसी तरीके से हम लोग करते हैं, उनके मल्टीपल्स लिख लिया, और देखेंगे कि तीनों में कॉमन कौन सा है, या चारों या पांचों छो जितने नंबर्स हैं उनमें सब में कौन सा मल्टीपल्स अवेलेबल है, और उन जो सब में मल्टीपल्स अवेलेबल है उनमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, वही क्या होगा? एलसीएम। वही होगा एलसीएम, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लघुत्तम समापवर्त, या लस है। अब देखिए दोस्तों, लस है या लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब हो गया वह छोटी से छोटी नंबर, जो दिए गए सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, जैसे ये 36 है। अब 36 12 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है और सबसे छोटी भी है, यानी 36 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 12 से भी डिविजिबल हो और 18 से भी डिविजिबल हो। देखिए 24 12 से डिविजिबल होगा बट 18 से डिविजिबल नहीं होगा, 18 से डिविजिबल होगा बट 12 से डिविजिबल नहीं होगा। इसीलिए 36 वह सबसे छोटी नंबर है जो 12 और 18 दोनों से डिविजिबल हो सकती है। इसका मतलब एलसीएम के डेफिनेशन ये हो गया कि वह छोटी से छोटी नंबर जो दिए गए सारे नंबर से डिवाइड हो सके उसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्त। तो ये दोस्तों था लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक की तरह एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त को भी कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। ये वही दो तरीके हैं जो कि हमने एचसीएफ में पढ़ा था। एचसीएफ में हमने क्या पढ़ा था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो इसमें भी दो मेथड होते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरा डिवीजन मेथड होता है। दूसरा कौन सा मेथड होता है? डिवीजन मेथड या भाग विधि, यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि और भाग विधि। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो दी गई नंबर्स हैं, जितनी भी नंबर्स दी गई हैं उन सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे 5 नंबर्स दी गई हैं तो इन पाँचों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 × 5। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 × 3। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 2 × 3। 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 × 3 × 3। और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 3 × 3। इसके बाद दोस्तों, जैसे एचसीएफ में हमने क्या किया था, जो कॉमन फैक्टर्स थे सब में उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था, जो रिजल्ट आया था वही एचसीएफ हो गया था। यहाँ पर हम लोग कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम के केस में कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है वही एलसीएम होता है। ऐसा करने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं कि सबसे पहले इसको पावर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये तो 3 × 5 ही रहेगा क्योंकि 3 भी अकेले है और 5 भी अकेला है। इसको जब पावर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 स्क्वायर, 2 × 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 जो है 2 बार है। अब देखिए इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2³ × 3, 2³ × 3। 2 3 बार था और 3 अकेले है। इसका जब पावर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 3³ और इसको जब पावर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2² × 3 स्क्वायर। तो इन सबको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। जो प्राइम फैक्टराइजेशन था उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं कि इनमें जो सबसे हाईएस्ट पावर्स होती हैं, ये जो फैक्टर्स हैं इनके जो सबसे हाईएस्ट पावर्स होते हैं उनको आपस में लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इन सब में देखिए 2 का सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ पे है? देखिए यहाँ 2 की सिंगल पावर है, इसमें 2 है नहीं, 2 की 0 पावर है। यहाँ पर 2 की 3 पावर है, यहाँ पे 2 की 2 पावर है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है? यहाँ पर है 2³। तो इसको ले लिया 2³। अब देखिए 3 देखेंगे, 3 का यहाँ सिंगल पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ सिंगल पावर है, यहाँ 3 पावर है और यहाँ 2 पावर है।
ये यानी ये 3 रेज्ड टू द पावर 3 है, यही सबसे हाईएस्ट पावर है 3 की। तो यहाँ पे लिख लिया 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। उसके बाद देखेंगे 5, देखिए 5 केवल यहीं पर अवेलेबल है और यही सबसे हाईएस्ट पावर हो जाएगी। यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है और यहाँ पर भी 5 नहीं है, यानी 5 की जो सिंगल पावर है यही सबसे हाईएस्ट पावर हो जाएगी। तो यहाँ हो गया इंटू 5, और कोई इसमें फैक्टर है नहीं। तो इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। 2 क्यूब हो जाएगा 8, 3 क्यूब हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए इस मल्टीप्लिकेशन को अगर परफॉर्म करना है तो आप यूज करिए एसोसिएटिव लॉ, आपके लिए आसान हो जाएगा। एसोसिएटिव लॉ क्या करता है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम किन्हीं भी दो को आपस में ग्रुप कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 8 और 5 को ग्रुप कर देते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा 40। रिजल्ट आ जाएगा 40 इंटू 27। अभी 40 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा ही, 27 4 जा 108 होता है, 108 होता है। तो इसका आंसर हो गया 1080। अभी आप क्या करते हैं, सबसे पहले 8 को 27 से मल्टीप्लाई करते, फिर जो रिजल्ट आता है उसको 5 से मल्टीप्लाई करते, तो ये कठिन हो जाता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो एसोसिएटिव लॉ का यही फायदा होता है। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को जो आसानी से मल्टीप्लाईबल हो उनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद हमने 27 को मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट आ गया 1080। यानी कि इन चारों नंबर का एलसीएम जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट किया तो आंसर आया 1080, 1080। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि 1080 वो छोटी से छोटी नंबर है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन पांचों नंबर से डिविजिबल है, जो कि इन पांचों नंबर से डिविजिबल है। यानी कि इन पांचों नंबर से डिविजिबल नंबर्स की लिस्ट में 1080 से छोटी कोई नंबर नहीं होगी। 1080 से नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन पांचों से डिविजिबल हो सकता है वो इनमें से किन्हीं 4 से डिविजिबल हो, किन्हीं 3 से डिविजिबल हो, लेकिन 1080 से छोटी ऐसी कोई नंबर नहीं होगी जो कि पांचों से डिविजिबल हो। 1080 को 15 से डिवाइड करेंगे, 18 से, 24 से, 27 से और 36 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। दोस्तों डिवीजन मेथड से एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो दी गई नंबर्स हैं उनको हॉरिजॉन्टली एक रो में लिख लेते हैं, उनको हॉरिजॉन्टली यानी एक क्षैतिज पंक्ति में लिख लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रो में लिख लेते हैं। जैसे ये हो गया 15, 18, 24, 27 और 36, ये हो गया। इनको एक हॉरिजॉन्टल रो में लिख लिया। उसके बाद ऐसे एक लाइन खींच देंगे वर्टिकल और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनमें से देखेंगे कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर एक भी नंबर 2 से डिविजिबल होगी तो सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने 2 ले लिया, 2 से डिवाइड करना सारे नंबर्स को। और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगी उसको एज इट इज लिख लेंगे, उसमें कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे। देखिए जैसे 15 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे 15, इसको एज इट इज लिख लेंगे 15। अब देखिए 18 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा 18 तो ये यहाँ पे 9 आ जाएगा। 24 भी 2 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12, 2 12 जा 24। 27 2 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे 27 एज इट इज लिख लेंगे। 36 2 से डिविजिबल है तो यहाँ हो गया 18। अब इस नंबर्स की लिस्ट में देखेंगे कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अभी भी 12 और 18 दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, ये डिविजिबल नहीं है इसको भी एज इट इज लिख लेंगे। ये हो गया 2 6 जा 12, इसको एज इट इज लिख लेंगे और ये हो गया 2 9 जा 18। अभी भी देखेंगे 6 2 से डिविजिबल है तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज 15 को भी लिख लेंगे, 9 को भी एज इट इज लिख लेंगे। ये हो गया 2 3 जा 6, 27 को एज इट इज लिख लिया और 9 को भी एज इट इज लिख लिया। अब इन पांचों में से कोई ऐसी नंबर नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो हम लोग अब 3 से देखेंगे। देखिए 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 भी 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15। 9 भी 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9। 3 भी 3 से डिविजिबल है 1 और 27 भी 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27 और 9 भी 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9। तो ये हो गया नंबर्स की लिस्ट। इसमें भी अभी हम लोग देख रहे हैं 3 से डिविजिबल नंबर्स हैं तो फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब 3 से डिवाइड करेंगे
तो ये 5 को एज इट इज लिख लेंगे, ये तो डिविजिबल है नहीं 3 से, ये 3 1 जा 3 हो गया। ये 1 को एज इट इज लिख लेंगे, ये 3 3 जा 9 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया। अब इन नंबर्स की लिस्ट में अभी भी 3 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 3 ले लिया और देखिए यहाँ पे हो गया 5 1 1, यहाँ 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और अब देखेंगे ये सारे तो 1 हो चुके हैं, ये 5 है, यानी इसको 5 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ रिजल्ट हो जाएगा 1 1 1 1 और 1। दोस्तों ये प्रोसेस हम लोग तब तक करते जाते हैं जब तक कि सारे 1 1 1 यहाँ पे न हो जाए। जब ये सारे 1 1 1 हो जाएंगे तो इधर जो लेफ्ट में प्राइम नंबर्स आई हैं, जो लेफ्ट में प्राइम नंबर्स आई हैं या जो लेफ्ट में नंबर्स की लिस्ट आई है, इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देने पर जो रिजल्ट आएगा वही एलसीएम होगा। इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वही एलसीएम होगा। तो देखिए ये 3 बार 2 है, 3 बार 3 है और एक बार क्या है 5 है, एक बार क्या है 5 है। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब, ये हो गया 3 क्यूब और ये हो गया 5, यानी 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5, 2 क्यूब का रिजल्ट हो गया 8, 3 क्यूब का रिजल्ट हो गया 27 और ये 5 हो गया। अब 8 5 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 40, 40 इंटू 27 और रिजल्ट आएगा 1080, 1080 या 1080। तो दोस्तों जब हम डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं तो इन पांचों का एलसीएम आ रहा है 1080, यानी चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया तब भी 1080 आया और जब डिवीजन मेथड से सॉल्व किया तब भी 1080 आया। अब डिवीजन मेथड को एक बार और आप लोग समझ लीजिए, इसके स्टेप्स को क्लियरली समझ लीजिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए जो दी गई नंबर्स हैं सबसे पहले उनको एक हॉरिजॉन्टल रो में लिखते हैं। ये 5 नंबर्स थी, इनको हमने हॉरिजॉन्टल रो में लिख दिया। उसके बाद इनको हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं और 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, वहाँ से डिवाइड करना शुरू करते हैं। अब 2 से जो नंबर्स डिवाइड होंगी उनको तो डिवाइड कर देंगे, जो नंबर्स डिवाइड नहीं होंगी उनको एज इट इज लिख लेंगे, जो डिविजिबल नहीं होंगी नंबर्स उनको एज इट इज लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ 15 को एज इट इज लिख लिया, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, फिर यहाँ 27 हो गया और ये 2 18 जा 36, फिर 2 2 2 ऐसे तब तक करते जाएंगे जब भी तक कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल, एक भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होगी तब तक हम लोग 2 से डिवाइड करते जाएंगे। जब कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगी तो फिर 3 से ट्राई करेंगे, इसी तरीके से 5 से ट्राई करेंगे, 7 से ना ट्राई करेंगे, 11 13 सारे प्राइम नंबर से हम लोग ट्राई करते जाएंगे। और ये तब तक करेंगे हम लोग जब तक फाइनली सारा का सारा 1 नहीं हो जाता। इस लिस्ट में, इस रो में सारा का सारा 1 नहीं हो जाता। जब सब 1 हो जाएगा तो जो ये लेफ्ट में नंबर्स आई हैं इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही एलसीएम होगा, जो रिजल्ट आएगा वही एलसीएम होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा एलसीएम को कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। दोनों से एलसीएम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम लोगों ने समझा। अब दोस्तों आइए देखते हैं, अगर पावर फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर ढेर सारे नंबर्स पावर फॉर्म में, या इसको हम लोग इंडिसेज, इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर घातांक, हिंदी में घातांक बोलते हैं, यानी घात के रूप में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर्स लिखी हुई हैं, ये इस तरीके से लिखी हुई हैं। देखिए 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 4, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर्ड इंटू 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 4, ये पहली हो गई। दूसरी नंबर देखिए लिखी हुई है 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर्ड इंटू 7 क्यूब्ड, ये हो गई दूसरी नंबर। अब देखिए तीसरी नंबर लिखी हुई है 2 क्यूब्ड इंटू 5 क्यूब्ड इंटू 7 स्क्वायर। तो ये 3 नंबर्स इस तरीके से लिखी गई हैं और इन तीनों का हमको एचसीएफ कैलकुलेट करना है। क्या करना है? एचसीएफ कैलकुलेट करना है कि इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो एचसीएफ के केस में ये बहुत ही सिंपल होता है,
इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल होता है, आप मिनटों में इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स अगर लिखे हुए हैं और उनका HCF हमको देखना है, तो इनका HCF होता है जो सबसे छोटे पावर वाले नंबर्स हैं, जो सबसे छोटे पावर वाले कॉमन फैक्टर्स हैं, जो सबसे छोटे पावर वाले कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए सबसे छोटे पावर वाले कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये देखिए यहाँ पर हम रेड पेन यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 अगर आप देखेंगे तो ये है 2 क्यूब, यहाँ पर है 2 स्क्वायर और यहाँ पर है 2 क्यूब। अब सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा पावर यहाँ पर है स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर को हम लोग ले लेंगे इसमें, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 स्क्वायर्ड। अब अगला कॉमन फैक्टर देखेंगे 3। देखिए 3 एक कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 स्क्वायर है, 3 रेज टू द पावर 5 है बस, बट इस लिस्ट में 3 नहीं है, तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 का कोई पावर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब 5 देखते हैं, देखिए 5 यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी 5 कॉमन तो है। अब सबसे छोटी पावर देखेंगे कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ पे कितना है 1 है, यानी सबसे छोटी पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ हो गया 5। 2 शर्तें हैं, एक तो कॉमन होना चाहिए सारे नंबर्स में और दूसरा उसकी सबसे छोटी पावर होनी चाहिए। तो जैसे 2 सब में कॉमन था और सबसे छोटी पावर यहाँ पर थी 2 स्क्वायर, 3 कॉमन नहीं था तो 3 को मल्टीप्लाई नहीं किया। अब 5 तीनों में तो है और सबसे छोटी पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको ले लिया 5। अब 7 देखते हैं, देखिए 7 यहाँ पे तीनों में है, 7 तीनों में है सबसे पहले तो, और सबसे छोटी पावर देखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी सबसे छोटी पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है 7 स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिख लेंगे 7 स्क्वायर। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा वही इन तीनों का HCF होगा, वही इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक होगा। तो ये क्या होगा, देखिए 2 स्क्वायर 4, ये 5 और 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, 20 इंटू 49, इसको रिजल्ट करेंगे तो 49 दूना 98 होता है, ये रिजल्ट हो जाएगा 980, यानी 980, यानी इन तीनों नंबर का HCF हो गया 980 या 980। अब हम लोग देखते हैं कि अगर पावर फॉर्म में नंबर्स लिखी हुई हैं तो उनका LCM कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या उनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए 3 नंबर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी गई हैं, वो कौन कौन सी नंबर्स हैं। पहली नंबर है 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 क्यूब्ड इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर्ड इंटू 7 स्क्वायर्ड, और दूसरी नंबर है 2 क्यूब्ड इंटू 3 स्क्वायर्ड इंटू 5 स्क्वायर्ड इंटू 7 रेज टू द पावर 4, और तीसरी नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 5 क्यूब्ड इंटू 7 इंटू 11। अब अगर इन तीनों नंबर का LCM हमसे ये पूछे कि इन तीनों नंबर का LCM क्या होगा, तो इसको भी कैलकुलेट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। HCF कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, जो कॉमन फैक्टर्स थे उनकी मिनिमम पावर लेकर के आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनका मैक्सिमम पावर लेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनका मैक्सिमम पावर लेंगे, और साथ ही साथ अनकॉमन फैक्टर्स होंगे उनको भी लेकर के आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स हैं 2 कॉमन फैक्टर है, 2 तीनों जगह दिख रहा है, तो इसका सबसे मैक्सिमम पावर लेंगे। यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 है, तो सबसे ज़्यादा पावर क्या हो गई, यहाँ पर हो गई, तो ये ले लिया हमने 2 क्यूब। अब 3 भी एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 3 भी तीनों जगह दिख रहा है। अब 3 की मैक्सिमम पावर देखिए, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो सबसे मैक्सिमम पावर यहाँ पर है, तो इसको ले लिया 3 क्यूब। अब 5 भी एक कॉमन फैक्टर है, 5 भी तीनों की लिस्ट में दिख रहा है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर, यहाँ 3 पावर, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हो गया 5 क्यूब। अब देखिए 7 भी एक कॉमन फैक्टर है, 7 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, और सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है, 7 रेज टू द पावर 4, तो ये हो गया 7 रेज टू द पावर 4। और 11 हम लोग देखेंगे तो एक
अनकॉमन फैक्टर। 11 क्या है? अनकॉमन फैक्टर है, केवल इस नंबर की लिस्ट में है, थर्ड वाले नंबर की लिस्ट में है, बाकी दोनों नंबर की लिस्ट में 11 नहीं है। तो जो अनकॉमन फैक्टर होगा उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया एलसीएम, ये इन तीनों नंबर्स का एलसीएम हो गया। क्या हो गया? एलसीएम हो गया। दोस्तों पावर फॉर्म में जब नंबर्स लिखी हुई हो और उनका एलसीएम कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, जो फैक्टर्स तीनों की लिस्ट में दिखेंगे उनका मैक्सिमम पावर लेंगे, उसका अधिकतम घातांक लेंगे, और जो अनकॉमन फैक्टर्स होंगे उनको भी लेंगे और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा वही एलसीएम होगा। तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम हो गया 2 क्यूब्ड इंटू 3 क्यूब्ड इंटू 5 क्यूब्ड इंटू 7 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 11। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही एलसीएम होगा इन तीनों नंबर्स का। दोस्तों फ्रैक्शंस का एचसीएफ अगर कैलकुलेट करना हो तो देखते हैं कैसे फ्रैक्शंस का एचसीएफ या भिन्नों का महत्तम समापवर्तक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों अगर एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस है या भिन्नों का महत्तम समापवर्तक है, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी भिन्न दी हुई हैं, दो या दो से ज़्यादा जितनी भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उन सबके न्यूमरेटर का एचसीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं, उन सबके न्यूमरेटर्स का एचसीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं और सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं, सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं और जो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ आया है उसको डिनोमिनेटर के एलसीएम से डिवाइड कर दें तो जो रिजल्ट आता है वही एचसीएफ होता है। देखिए क्या इसका फार्मूला होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। फ्रैक्शंस के एचसीएफ का कैलकुलेट करने का ये फार्मूला होता है। इसी को हिंदी में हम लोग कहेंगे भिन्नों का मस अगर कैलकुलेट करना है, महत्तम समापवर्तक किसका कैलकुलेट करना है, भिन्नों का, भिन्न है अगर तो इनको हम लोग क्या करते हैं, सारे अंश जो होंगे यानी अंशों का मस कैलकुलेट कर लेंगे और जितने हर होंगे यानी हरों का लस है यानी लघुत्तम समापवर्त कैलकुलेट कर लेंगे और अंशों के महत्तम समापवर्तक में हरों के लघुत्तम समापवर्त से भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही दी गई सारी भिन्नों का एचसीएफ होगा या महत्तम समापवर्तक होगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे तीन भिन्न दी हुई हैं, तीन भिन्न कौन कौन सी हैं, एक है 14/33, 14/33, दूसरी है 42/55, 42/55 और तीसरी है 21/22। ये तीन भिन्न है। अगर यहाँ पे फार्मूला ना समझ में आया हो तो अभी उसको रटने का या मेमोराइज करने की कोशिश ना करिए। हम जो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसके स्टेप्स देखिए, अभी आपका चुटकियों में क्लियर हो जाएगा कि ये फ्रैक्शंस का एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों हो सकता है 3 के अलावा 4-5 फ्रैक्शंस भी हों तो उससे हमको मेथड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर्स हैं, न्यूमरेटर्स यहाँ पे 14 है, यहाँ 42 है और यहाँ 21 है, इन तीनों न्यूमरेटर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे यानी एचसीएफ ऑफ 14, 42 एंड 21। अब एचसीएफ इसका आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे यूज करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, 42 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 7 और 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। ये हो गया तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब तीनों में कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखिए 2 भी कॉमन फैक्टर नहीं है और 3 भी कॉमन फैक्टर नहीं, तीनों के लिस्ट में नहीं है, केवल 7 ही एक नंबर है जो तीनों में कॉमन फैक्टर है। यानी इन तीनों नंबर का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। इन तीनों नंबर का एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 7। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स हैं, जितने हर हैं, उन सारे हरों का क्या करेंगे, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि एलसीएम ऑफ
हमको कैलकुलेट करना 33, 55 और 22। 33, 55 और 22। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था वही यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, 33 को लिख सकते हैं 3 इंटू 11, 3 इंटू 11। 55 को लिख सकते हैं 5 इंटू 11 और 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है 11, तो 11 को तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, साथ में जो अनकॉमन फैक्टर है उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 11। 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 11। दोस्तों जब इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन सामने आए तो जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग 5 इंटू 2 कैलकुलेट करेंगे। एसोसिएटिव लॉ में हम किसी को भी ग्रुप कर सकते हैं, इससे हमारा मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 10 इंटू 11। अब देखिए 3 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 30। 30 इंटू 11 और आंसर आ गया 330। यानी इनका एलसीएम कितना आ गया 330। जितने डिनोमिनेटर्स थे उनका एलसीएम आ गया 330 और जो न्यूमरेटर्स थे उनका एचसीएफ आ गया 7। एलसीएम आ गया 330 और एचसीएफ आ गया 7। तो अगर इस फार्मूले से हम लोग चलें तो इन तीनों का एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया। इन तीनों के न्यूमरेटर्स का जो एचसीएफ कैलकुलेट किए हैं 7, ये हो जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट किए हैं ये हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो ये 7/330, 7/330 इन तीनों फ्रैक्शंस का एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया या महत्तम समापवर्तक हुए। यानी ये सबसे बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन है जो इन तीनों फ्रैक्शन को कंप्लीटली डिवाइड कर सकेगी, जो इन तीनों फ्रैक्शन को कंप्लीटली डिवाइड कर सकेगी। यानी अगर इस फ्रैक्शन से इन तीनों को डिवाइड करें तो रिजल्ट में एक होल नंबर आएगा, रिजल्ट में एक होल नंबर आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। रिजल्ट में एक होल नंबर आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब एक बार और आप स्टेप देख लीजिए, जब ढेर सारी फ्रैक्शंस दी हुई हों और उनका एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक कैलकुलेट करना हो, सारे अंशों का, सारे न्यूमरेटर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, सारे डिनोमिनेटर्स, सारे हरों का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, और जो अंशों का एचसीएफ कैलकुलेट किया था हमने उसको हरों के एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट जो आएगा वही एचसीएफ होगा दिए गए सारे फ्रैक्शंस का। दोस्तों फ्रैक्शंस का एचसीएफ सीखने के बाद या भिन्नों का महत्तम समापवर्तक सीखने के बाद आइए हम लोग देखते हैं कि भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त या फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों फ्रैक्शंस का एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। या हिंदी में इसको कहें तो कहेंगे भिन्नों का लस लघुत्तम समापवर्त। भिन्नों का लस बराबर होता है अंशों का लस, अंशों का लस या लघुत्तम समापवर्त डिवाइडेड बाय हरों का मस या महत्तम समापवर्तक। दोस्तों क्या होता है इसमें, अगर ढेर सारी फ्रैक्शंस दी हुई हैं जिनका हमको एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले सारे न्यूमरेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सारे डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, और जो हमने न्यूमरेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट किया उसको जो डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ कैलकुलेट किया उससे डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही दिए गए फ्रैक्शंस का एलसीएम होगा। इस फार्मूले को आप बिल्कुल याद करने की कोशिश न करिए, इस पे बेस्ड 4-5-6 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये फार्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 4 फ्रैक्शंस यहाँ पर दी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? पहली फ्रैक्शन है 11/14। 11/14
दूसरी फ्रैक्शन है 55/42, 55/42। तीसरी फ्रैक्शन है 33/35। चौथी फ्रैक्शन है 44/63। और इन चारों फ्रैक्शंस का एलसीएम कैलकुलेट करना है। इन चारों फ्रैक्शंस का एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो अब इस फार्मूले से हम लोग देख रहे हैं, हमको सबसे पहले सारे न्यूमरेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स हैं 11, 55, 33 और 44। अब ये एलसीएम कैलकुलेट करना हम लोग जानते हैं, पहले ही हम बता चुके हैं। या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लीजिए या फिर डिवीजन मेथड यूज कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं। 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन 11 ही होगा। 55 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 × 11। 33 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 × 11। और 44 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 4 × 11। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 11 एक कॉमन फैक्टर है, और एलसीएम के केस में हम लोग कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 11 एक कॉमन फैक्टर है और 5, 3 और 4 ये तीनों अनकॉमन फैक्टर हैं। तो इन सबका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अनकॉमन फैक्टर्स 5 × 3 × 4 और ये 11 कॉमन फैक्टर, इन सबका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यही इनका एलसीएम हो जाएगा। इन चारों का एलसीएम यही हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 3 × 11। उसके बाद 20 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 60 × 11 और ये आ गया 660। यानी न्यूमरेटर्स का एलसीएम आ गया 660। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करना है या हरों का महत्तम समापवर्तक कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर्स हैं 14, 42, 35 और 63। इनका एचसीएफ कैलकुलेट करना है, यानी एचसीएफ ऑफ 14, 42, 35 एंड 63। इन चारों नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करना है हमको। तो हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करते हैं। 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 × 7। 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 × 7। और 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 5 × 7। और 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 × 7। अब दोस्तों इन चारों के प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट में अगर हम लोग देखें तो केवल 7 ही एक कॉमन फैक्टर मिलेगा। केवल 7 ही एक फैक्टर है जो सारे नंबर्स के फैक्टर्स की लिस्ट में है। इसका मतलब इन चारों का एचसीएफ हो जाएगा, इन चारों का एचसीएफ हो जाएगा 7। तो दोस्तों जब हमने सारे न्यूमरेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट किया, सारे न्यूमरेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट किया तो आया 660 और सारे डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ कैलकुलेट किया तो आया 7। अब हम लोग देखें तो इन फ्रैक्शंस का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये जो हमने न्यूमरेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट किया है उसको जो डिनोमिनेटर के एचसीएफ कैलकुलेट किए हैं उससे डिवाइड कर दें तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इन चारों फ्रैक्शंस का एलसीएम हो जाएगा 660 / 7 और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों एक बार और आप स्टेप्स को क्लियरली समझ लीजिए कि एलसीएम फ्रैक्शंस के कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जितनी भी फ्रैक्शंस दी गई हैं, चाहे 4 दी गई हो, 6 दी गई हो, 8 दी गई हो, 10 दी गई हो, 20 दी गई हो, सारे फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। सारे फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर कलेक्ट कर लेंगे और उन न्यूमरेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। उन न्यूमरेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स कलेक्ट कर लेंगे और उन डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। उन डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। जो हमने न्यूमरेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट किया था उसके डिनोमिनेटर्स के एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा या दिए गए सारे फ्रैक्शंस का वही एलसीएम होगा। तो इस तरह हमने देखा कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों अब देखते हैं डेसिमल्स का एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है या दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों इसको सीधे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए 3 डेसिमल नंबर्स हैं, एक है 1.75, एक है 1.75, दूसरी है 5.6 और तीसरी है 7। ये 3 नंबर्स हैं और इनका हमको एचसीएफ कैलकुलेट करना है। क्या करना है? एचसीएफ कैलकुलेट
करना है इन तीनों नंबर्स का। तो इसको कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है, एक तो डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट करें, दूसरा डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें और फ्रैक्शंस का एचसीएफ एलसीएम उसी तरह कैलकुलेट करें जैसे अभी हमने आपको बताया कि फ्रैक्शंस का एचसीएफ एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको अगर डेसिमल फॉर्म में ही हमको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। ऐसा करने के लिए हम लोग सबसे पहले इन सबको होल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले होल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब होल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, अगर ये तो ऑलरेडी होल नंबर है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होल नंबर हो जाएगी, और लेकिन इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा होल नंबर के लिए। तो हम लोग देखेंगे डेसिमल के बाद जो सबसे ज़्यादा डिजिट वाली नंबर होगी उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम सारे नंबर्स में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए इसी में कोई नंबर होती डेसिमल के बाद 3 डिजिट वाली होती तो फिर हमको सारे नंबर में 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर कोई नंबर ऐसी होती जिसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट होते तो हमको सारे नंबर में 10,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इसके अकॉर्डिंग 1.75 के अकॉर्डिंग सब में हमको 100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 175, इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 560, और इसमें अगर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 700। अब इन तीनों का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, जैसे होल नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट किया जाता है। हमने आपको बताया था कि होल नंबर्स का एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। जो रिजल्ट आएगा देखिए, यहाँ इन तीनों नंबर्स में हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये सारे रिजल्ट आए तीनों। अब जब रिजल्ट इन तीनों का एचसीएफ करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। यहाँ जितने से मल्टीप्लाई किए हैं इन तीनों की एचसीएफ में उतने से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होता तो जो इन तीनों का एचसीएफ आता रिजल्ट, उसमें हम लोग 1000 से डिवाइड करते। तो दोस्तों इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ले लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 7, 5 × 5 × 7। उसके बाद हम लोग अगर 560 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, चलिए एक बार और बता देते हैं। जैसे 560 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो यहाँ लिख लिया, और इसको डिवाइड करते जाएंगे प्राइम नंबर से तब तक जब तक रिजल्ट 1 ना आ जाए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 280 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 140 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 70 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 35 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, देखिए 4 बार 2 है, 1 बार 5 और 1 बार 7, यानी ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 7। अब 700 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसी बेसिस पे अगर करें तो 700 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5 × 7। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, 1 बार 7, 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, 1 बार 7। अब इन तीनों का अगर एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, देखिए इसमें 2 नहीं है तो 2 तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं 5, देखिए यहाँ पर है 5, यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पर भी 5 है, यानी 5 एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिख लिया। उसके बाद दूसरा वाला 5 देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही 5 है तो एक ही 5 कॉमन होगा, 2 5 कॉमन नहीं होंगे। 7 देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यानी 7 तीनों में अवेलेबल है तो 7 भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना हो गया, 35। लेकिन ये ध्यान रहे कि एचसीएफ तो हमको डेसिमल्स का इनका निकालना था, इनका नहीं निकालना था। इनका एचसीएफ तो 35 आ गया, लेकिन जब डेसिमल इसका एचसीएफ हम लोग लिखने जाएंगे तो यहाँ जितने से हमने मल्टीप्लाई किया था वहाँ यहाँ पर उसी से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी फाइनल आंसर करने के लिए हमको 35 डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा 0.35। यानी इन तीनों का 1.75, 5.6 और 7 का एचसीएफ कैलकुलेट किया तो रिजल्ट आया 0.35। अब स्टेप आप लोग फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए क्या है। जो भी डेसिमल नंबर्स दी गई हैं
उनमें सबसे पहले आप देखिए कि किस डेसिमल नंबर में डेसिमल के राइट साइड में सबसे ज़्यादा डिजिट है, डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है। उसके अकॉर्डिंग सारे नंबर्स को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई करिए। जैसे यहाँ पे 1.75 में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स थे, यानी 100 से, इसीलिए हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारे नंबर्स होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद उनको जैसे होल नंबर्स का एचसीएफ हमने सीखा था कैलकुलेट करने के लिए, उसी तरीके से उनका एचसीएफ कैलकुलेट कर लीजिए। चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लीजिए, चाहे डिवीजन मेथड यूज कर लीजिए। जो रिजल्ट आए उन होल नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैलकुलेट करने पर जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट को उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए जिस नंबर से आपने यहाँ डेसिमल्स को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे इस 35 को 100 से डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट आ गया 0.35। तो ये हो गया डेसिमल्स को डेसिमल्स में ही कैसे हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, डेसिमल्स का एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैसे एचसीएफ कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो भी डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1.75 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 1.75 को लिख सकते हैं 175 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया इसका फ्रैक्शनल फॉर्म। लेकिन ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर नीचे दोनों 25 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 7 जा, ये हो जाएगा 25 4 जा, यानी रिजल्ट आ गया 7/4। 1.75 का फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया 7/4। अब 5.6 का देखते हैं। 5.6 को हम लोग लिख सकते हैं 56/10, 56/10। अब ये भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर दें, 28 हो जाएगा, और यहाँ 2 5 जा 10, रिजल्ट आ गया 28/5। यानी 5.6 का फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया 28/5। और 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/1, 7/1। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस का एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फ्रैक्शंस का एचसीएफ उसी मेथड से हम लोग इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रैक्शंस का एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सारे न्यूमरेटर का एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। यानी यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स क्या क्या है, 7, 28 और 7, 7, 28 और 7। अब देखिए एचसीएफ इसका कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखेंगे तो ये 7 तो कॉमन है, 7 का 7 ही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 28 का हो जाएगा 2 × 7, और ये भी 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 ही होगा। अब इन तीनों में कॉमन केवल 7 है, इन तीनों में कॉमन केवल 7 है, यानी इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा 7। सारे न्यूमरेटर का एचसीएफ कैलकुलेट किया, रिजल्ट क्या आ गया 7। अब सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। अब डिनोमिनेटर्स क्या क्या हैं, देखिए डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, 4, 5 और 1। यहाँ है 4, यहाँ है 5 और यहाँ है 1, तो 4, 5, 1। अब इनका एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो देखिए 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 2, 5 का तो 5 ही रहेगा, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, 1 कहीं पर है तो उसको हम लोग एलसीएम में लिखते नहीं। तो देखिए अब इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 2 × 5, रिजल्ट आएगा 20। यानी इन तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या आ जाएगा 20। अब फ्रैक्शंस का एचसीएफ पढ़ते वक्त हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि न्यूमरेटर्स के एचसीएफ को डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से डिवाइड कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा वही दिए गए फ्रैक्शंस का एचसीएफ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इन तीनों फ्रैक्शंस का, यानी 7/4, 28/5 और 7, इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 7/20, 7/20। एचसीएफ ऑफ 7/4 और 28/5 एंड 7, ये रिजल्ट कितना आया 7/20। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें 7/20 को, तो रिजल्ट आएगा 0.35। चाहे तो 20 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, या ऊपर नीचे से
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 35 हो जाएगा, नीचे 100, और 35/100 का रिजल्ट होगा 0.35। यानी कि चाहे इन तीनों फ्रैक्शंस का हम लोग कहें एचसीएफ या इन तीनों डेसिमल्स का एचसीएफ, रिजल्ट क्या है 0.35। तो दोस्तों चाहे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैलकुलेट किया एचसीएफ, अब चाहे बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए एचसीएफ कैलकुलेट किया, रिजल्ट 0.35 ही आया। तो आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करें रिजल्ट सेम आएगा। आइए देखते हैं डेसिमल्स का एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लीजिए 3 डेसिमल नंबर्स दी हुई हैं 0.36, 1.2 और 4.8। ये 3 डेसिमल नंबर्स हैं और इनका एलसीएम कैलकुलेट करना है हमको, लघुत्तम समापवर्त कैलकुलेट करना है। तो इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए और दूसरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए कैसे इनका एलसीएम कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इन सबको हमको होल नंबर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग उस नंबर को देखेंगे जिसमें डेसिमल के राइट साइड में सबसे ज़्यादा डिजिट हो, उसी हिसाब से हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिसाइड करेंगे कि कितने से मल्टीप्लाई करना है इन सबको। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर भी 1 डिजिट है। इन दोनों को तो अगर 10 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये होल नंबर हो जाएंगे, लेकिन इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 480। अब इन तीनों का हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। देखिए इन तीनों में हमने क्या किया है, 100 का मल्टीप्लिकेशन किया है तो रिजल्ट ये आया है, और इन तीनों का हमको एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों अब इन होल नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करना हम लोग जानते हैं, चाहे डिवीजन मेथड यूज कर लें और चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लें। चलिए यहाँ पे हम लोग डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं इनका एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए। तो इनको एक हॉरिजॉन्टल रो में लिख लें, 36, 120 और 480। देखिए 2 से अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 18, 60, 240। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 30, 120। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा एज इट इज, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 60। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एज इट इज, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये 15 और ये 15। और उसके बाद अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, 5, 5 और फाइनली 5 से डिवाइड करेंगे तो ये सारे 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जो रिजल्ट आएगा वही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 2 जो है ये 5 बार है और 3 2 बार है और 5 1 बार है, यानी इनका एलसीएम हो जाएगा 2⁵ इंटू 3 स्क्वायर्ड इंटू 5। देखिए 2 5 बार था, 3 2 बार था और 5 1 बार था। अब 2⁵ का रिजल्ट आता है 32, यानी ये हो जाएगा 32 इंटू इसका रिजल्ट आता है 3 स्क्वायर्ड का 9 और ये है 5। अब देखिए जो स्मार्ट लोग होंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले 32 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर आप कभी यूज ना किया करिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठेंगे तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा। आप अपना जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आप देख लीजिए कि कैलकुलेटर से अलाउड है कि नहीं है। अगर कैलकुलेटर से अलाउड नहीं है तो आप कभी भी कैलकुलेटर आप पढ़ते वक्त भी यूज न करिए, नहीं तो वही आपकी आदत बनी रहेगी और आप एग्जाम में फंस जाएंगे। तो देखिए जो स्मार्ट लोग होंगे अगर इनको बिना कैलकुलेटर के इसको मल्टीप्लाई करना है तो 32 और 5 को आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा 160 इंटू 9, 160 इंटू 9। अब 16 9 144 होता है, 69 जा 144, तो ये रिजल्ट आ गया 1440। यानी कि इन तीनों का जो ये हम लोगों ने होल नंबर्स कैलकुलेट किए थे इनका एलसीएम कैलकुलेट किए तो आ गया 1440। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं, हमको इनका एलसीएम नहीं कैलकुलेट करना है, हमको इन डेसिमल्स का एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो ऐसे केस में वही जैसे एचसीएफ में हमने किया था, जितने से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था इनको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, उसी नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 1440 या 1440 को
हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 14.40। यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 14.40 या 14.4। तो देखिए हमने बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले सारे डेसिमल्स को होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेसिमल नंबर्स हैं उनमें ऐसी डेसिमल नंबर देखेंगे जिसमें डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट हो, डेसिमल के राइट साइड में सबसे ज़्यादा डिजिट हो, उसी हिसाब से हम लोग मल्टीप्लायर डिसाइड करेंगे। यहाँ पे जैसे जीरो पॉइंट के बाद दो नंबर्स थे, 2 डिजिट थे, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और सारे नंबर्स क्या हो गए, होल नंबर में कन्वर्ट हो गए। अब इन होल नंबर्स का हम लोग एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। अब चाहे डिवीजन मेथड यूज करें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें। उसके बाद उस एलसीएम को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लायर डिसाइड किया था। जैसे यहाँ पे 1440 आया था इन होल नंबर्स का एलसीएम, तो इसको 100 से ही डिवाइड किया, रिजल्ट आ गया 14.4। तो ये हो गया बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए डेसिमल्स का एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि डेसिमल में कन्वर्ट करके फ्रैक्शंस का, अब आगे हम आपको बताते हैं कि डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उनका एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये एक डेसिमल है 0.36, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.36 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 100 को लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 100। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर नीचे 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 9 जा 36, 8 25 हो जाएगा 9/25। अब 1.2 को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1.2 को लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 10। और जब इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 जा 2 5 जा, यानी 6/5। 4.8 का फ्रैक्शनल फॉर्म देखते हैं क्या होगा, ये होगा 4.8 इज इक्वल टू 48/10। अब इसको भी कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 24/5। अब ये तीनों ही नंबर्स, तीनों ही जो डेसिमल्स थे वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब इन फ्रैक्शन का एलसीएम कैलकुलेट करना हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सारे फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे और सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लेंगे, और जो न्यूमरेटर्स का एलसीएम आया हो उसको डिनोमिनेटर्स की एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। यानी सबसे पहले हम लोग करते हैं एलसीएम ऑफ 9, 6 एंड 24। इन तीनों का एलसीएम कैलकुलेट करें। यहाँ पे न्यूमरेटर 9, यहाँ 6 और वहाँ 24। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं। 9, 6 और 24 ये 3 नंबर्स हैं। इनको देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, ये 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3, ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 और 3। उसके बाद ये देखते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 1, 1 और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, 1, 1। देखिए ये हो गया, 2 3 बार है और 3 2 बार है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 क्यूब्ड इंटू 3 स्क्वायर्ड। 2 क्यूब्ड हो जाएगा 8, 3 स्क्वायर्ड हो जाएगा 9, 8 इंटू 9 रिजल्ट आ गया 72। यानी जो न्यूमरेटर्स थे उनका एलसीएम आया 72। अब डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ, डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, 25, 5 और 5। यानी हमको कैलकुलेट करना है एचसीएफ ऑफ 25, 5 एंड 5। यानी अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 इंटू 5, और 5 तो ये प्राइम है ही अपने आप में, इनका तो प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, ये 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये वाला 5 कॉमन नहीं है। यानी इन तीनों का एचसीएफ क्या आ गया 5, तीनों का एचसीएफ आ गया 5।
अब न्यूमरेटर्स का एलसीएम आया 72 और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ आया 5। तो इन तीनों नंबर्स, इन तीनों डेसिमल्स या ये तीनों जो फ्रैक्शंस थे, इनका हम लोग अगर एलसीएम कैलकुलेट करें, यानी एलसीएम ऑफ देखिए 9/25, 6/5 एंड 24/5, इन तीनों का हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो एलसीएम आया है न्यूमरेटर्स का 72, इसको डिवाइड करेंगे जो डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ आया है 5 इससे, तो ये जो रिजल्ट आया 72/5 वही इन फ्रैक्शंस का एलसीएम है। अब देखिए इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये जाएगा 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, ये 40, यानी 14.40। इन तीनों का एलसीएम कैलकुलेट किया हम लोगों ने, क्या आ गया रिजल्ट 14.40। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो अभी बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए भी हमने जब एलसीएम कैलकुलेट किया था इन तीनों डेसिमल्स का, तो रिजल्ट 14.4 ही आया था, और जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमने एलसीएम कैलकुलेट किया तब भी रिजल्ट 14.4 ही आया। तो दोस्तों एलसीएम को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डेसिमल को एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले जो भी डेसिमल नंबर्स जितनी भी दी गई हैं सबको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उनको उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जितनी भी फ्रैक्शंस हैं उनके न्यूमरेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ कैलकुलेट कर देंगे। न्यूमरेटर्स के एलसीएम में डिनोमिनेटर्स के एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही दिए गए डेसिमल्स का एलसीएम होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि डेसिमल नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किन किन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। एचसीएफ और एलसीएम के चैप्टर में एक फार्मूला आता है जिसको हम आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि वो फार्मूला क्या होता है। देखिए दो नंबर्स अगर दी हुई हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दो नंबर्स हैं 12 और 18, 12 और 18, तो हम लोग यहीं पर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी 12 और 18 को मल्टीप्लाई कर लें तो रिजल्ट आएगा 216, 216 इसका रिजल्ट आएगा। अब 12 और 18 का अगर हम लोग HCF कैलकुलेट करें, HCF, तो हम लोग जाते हैं 12 और 18 का HCF होता है 6। इसको आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये 6 बड़ी से बड़ी वो नंबर है जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर सकती है। 6 से बड़ी कोई नंबर नहीं होगी जो 12 और 18 को डिवाइड कर सके। और इन दोनों नंबर का LCM अगर कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों नंबर का LCM आएगा 36। इसको भी आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। 36 वो छोटी से छोटी नंबर है जो 12 और 18 दोनों से डिवाइड हो सकती है। 36 से छोटी कोई नंबर नहीं होगी जो 12 और 18 दोनों से डिवाइड हो। अब दोस्तों इनको LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जो दोनों नंबर का HCF और LCM है इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो रिजल्ट क्या आ रहा है 216। अब देखिए क्या हुआ, जब HCF और LCM को मल्टीप्लाई किए तब भी 216 आया, और जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किए तब भी रिजल्ट 216 आया। इस तरीके से आप कोई भी दो नंबर लेकर के उनका HCF और LCM कैलकुलेट करें, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें और उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें, तो हर केस में दोनों मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट इक्वल आएगा। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ टू नंबर्स A एंड B, ये इक्वल होता है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन। यानी किन्हीं दो नंबर के HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर के आपस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है HCF और LCM के चैप्टर में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, और इस फार्मूले पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किए जाते हैं। अब आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं और उनको सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या रहता है, आसानी से कैसे उनको हम बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।